माय नेम इज रोहित गुप्ता फ्रॉम अध्यापन इंस्टीट्यूट। आज हम बात करने वाले हैं पावर शेयरिंग के सेकंड लेक्चर के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने बात करी थी बेल्जियम की केस स्टडी के बारे में और वहां पर हमने देखा था कि बेल्जियम में डिफरेंट तरह के कल्चरल, रीजनल और सोशल डिफरेंसेस थे और बेल्जियम के जो लीडर्स थे उन्होंने किस तरीके से उन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट किया। आज हम बात करने वाले हैं बच्चों पावर शेयरिंग के सेकंड लेक्चर के बारे में और इसमें हम बात करेंगे केस स्टडी ऑफ श्रीलंका के बारे में। बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझ लेते हैं कि श्रीलंका के बारे में थोड़ा। श्रीलंका एक छोटी सी कंट्री है, लगभग हमारे इंडियन स्टेट हरियाणा के बराबर है और इसकी जो पॉपुलेशन है ऑलमोस्ट 2 करोड़ के आसपास है। आइए अब बात करते हैं थोड़ा सा एथनिक कंपोजिशंस के बारे में कि श्रीलंका में किस तरह की कम्युनिटीज एग्जिस्ट करती है। आपको पता होगा कि बेल्जियम में भी हमने इस तरह की एक पॉइंट को रिप्रेजेंट किया था। आज हम बात कर लें श्रीलंका के बारे में। श्रीलंका में सिन्हाली कम्युनिटीज के जो लोग हैं वो हैं 74% पीपल्स, जबकि अगर हम बात करें इंडियन तमिल्स की तो इंडियन तमिल से बच्चों 5%। अगर हम श्रीलंकन तमिल की बात करें तो श्रीलंकन तमिल है बच्चों 13%। और जो रिमेनिंग पीपल्स हैं वो रिमेनिंग पीपल्स हैं मुस्लिम्स जो कि है 8%। तो इस डायग्राम को देखते हुए आपको ये रियलाइज हो रहा होगा कि सर कहीं ना कहीं माइंड में क्लिक हो रहा होगा कि बेल्जियम जैसा ही कुछ सीन क्रिएट होने वाला है। बिल्कुल डेफिनेटली यहां पर भी रीजनल डिफरेंसेस हैं, अलग अलग कम्युनिटी के लोग हैं और यहां पर भी उसी तरह की प्रॉब्लम्स आएगी जिस तरीके से बेल्जियम में प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई थी। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट है कि प्रॉब्लम्स को किस तरीके से सॉर्ट आउट किया जाए। श्रीलंका इंडिपेंडेंट हुआ 4 फरवरी 1948 को, क्योंकि जैसा आपको मैप में दिख रहा है सिन्हालीज जो है वो 74% पीपल्स है। तो ऑब्वियसली जब इलेक्शंस हुए तो उन इलेक्शंस में सिन्हालीज कम्युनिटी के जो पीपल्स थे वो विन कर गए। विन करने के बाद उन्होंने गवर्नमेंट को फॉर्म किया और गवर्नमेंट को फॉर्म करने के बाद क्या कुछ ऐसा उन्होंने किया जिसकी वजह से श्रीलंका में प्रॉब्लम्स क्रिएट होना स्टार्ट हो गई। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक टर्म समझनी होगी, जो टर्म होगी मेजोरिटेरियनिज्म। क्या होता है ये? देखो किसी भी कंट्री में जो कम्युनिटी होती है, जो भी मेजोरिटी कम्युनिटी होती है, अगर वो अपने खुद के बेस पे अगर कंट्री को रूल करे तो इस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है मेजोरिटेरियनिज्म। समझ में आ रहा है बच्चों? तो श्रीलंका में क्योंकि 74% पीपल्स जो थे वो कौन थे? सिन्हाली कम्युनिटी के पीपल्स थे। तो इन्होंने क्या करा? मेजोरिटी के बेस पे रूल करना चालू कर दिया। अब इससे क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई और कैसे उन्होंने रूल करना चालू करा, आइए उसको समझते हैं। सबसे पहले 1948 में जो श्रीलंका में कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुआ वहां पर कुछ चेंजेस किए गए। किन्होंने चेंजेस किए? बार बार बोल रहा हूं, सिन्हाला कम्युनिटी के मेंबर्स ने चेंजेस किए। क्या क्या किया? उन्होंने कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट क्रिएट करने की कोशिश करी जिससे सिन्हाला कम्युनिटी के जो मेंबर्स हैं उनको क्या मिले? सपोर्ट मिले। समझ में आ रही है बात? श्रीलंका adopted a series of majoritarian measures to establish Sinhalese supremacy over the Tamil, ताकि श्रीलंकन तमिल के ऊपर क्या हो या इंडियन तमिल के ऊपर हो, सिन्हाला कम्युनिटी क्या हो? सुप्रीमेसी कंट्रोल करे। इसके लिए उन्होंने 1956 में एक एक्ट पास किया और इस एक्ट के अकॉर्डिंग सिन्हाला इज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज इन श्रीलंका। तमिल को उन्होंने क्या कर दिया गया? डिस्कार्ड कर दिया गया। यानी आप तमिल लैंग्वेज नहीं बोलोगे, आप कौन सी लैंग्वेज बोलोगे? सिन्हाला लैंग्वेज बोलोगे। इसके बाद और ज्यादा मॉडिफिकेशन हुए। क्या क्या हुए? अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन रिप्रेजेंट दैट द स्टेट शैल प्रोटेक्ट एंड फोस्टर बुद्धिज्म। यानी कि उस स्टेट में यानी कि श्रीलंका में कौन सा रिलीजन रन होगा? बुद्धिज्म रिलीजन रन होगा। यानी कि जो इंडियन पीपल्स जिस भी पर्सन को, जिस भी भगवान को मान रहे हैं वो क्या होगा? वो माना नहीं जाएगा। और जो मुस्लिम्स हैं जिस भी रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं या जिस भी भगवान को मान रहे हैं या जिस भी अल्लाह को वो मान रहे हैं वो सब फॉलो नहीं किया जाएगा। क्या फॉलो किया जाएगा? सिर्फ बुद्धिज्म रिलीजन को फॉलो किया जाएगा। इसके अलावा और क्या क्या चेंजेस हुए? इसके अलावा देखिए 4 पॉइंट में क्या लिखा हुआ है? सिन्हाला स्पीकर्स वर प्रेफर्ड बोथ फॉर यूनिवर्सिटी पोजीशंस एंड गवर्नमेंट जॉब। यहां पर कुछ ऐसी पॉलिसीज क्रिएट की गई है जिन पॉलिसीज के बेस पे सिन्हाला कमेटी के जो मेंबर्स हैं उन्हीं को क्या मिलेगी? गवर्नमेंट जॉब मिलेगी और यूनिवर्सिटीज में उनको पोजीशन मिलेगी। किस तरह की पोजीशन?
हायर पोजीशन उनको मिलेगी। ठीक है, अब आगे बात करते हैं भाई इसका क्या इफेक्ट हुआ। भाई अगर किसी भी कंट्री में अगर एक स्पेसिफिक कम्युनिटी को आप सपोर्ट करते हो और बाकी कम्युनिटीज को आप क्या कर देते हो, इग्नोर कर देते हो, तो किस तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी अपने आप से आप एक बार पूछ के देखिए। कहीं ना कहीं मैं अलोन फील करना चालू कर दूंगा, एलिनेशन की प्रॉब्लम चालू हो जाएगी हमारे साथ। यहां पर भी ऐसा ही हुआ, जब सिंघाला कमेटी के जो मेंबर्स हैं या जो पीपल्स हैं, जब उन्होंने मेजोरिटी के बेस पे रूल करना चालू करा, तो कहीं ना कहीं जो तमिल्स हैं उनको डिस्क्रिमिनेट फील करना उन्होंने क्या कर दिया, चालू कर दिया, एंड अपोज्ड द पॉलिसीज ऑफ मेजोरिटेरियनिज्म। और इन्होंने क्या करा, जो कॉन्सेप्ट चल रहा था उसका क्या करा, अपोज करना चालू कर दिया। इन्होंने कई बार जो गवर्नमेंट है उनके हायर पोजीशन के जो मेंबर्स हैं उनको लेटर्स लिखे, मगर क्योंकि मेजोरिटी में सिंघाला कमेटी के मेंबर्स थे उसका कोई भी रेस्पॉन्स नहीं आया। फाइनली उन्होंने क्या किया, conflicts arise between both Tamils and Sinhala committee and Tamils demands an independent state called Tamil Eelam state। क्या हुआ, जब कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा बढ़ गए किसके बीच में, तमिल पीपल्स के बीच में और सिंघाला कमेटी के बीच में, तो फाइनली उन्होंने सोचा कि भाई एक ही रास्ता है कि श्रीलंकन जो एरिया है उसको क्या कर दिया जाए, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए और वहां पर एक इंडिपेंडेंट स्टेट को तैयार कर दिया जाए और उस स्टेट का नाम रखेंगे हम श्रीलंकन तमिल ईलम स्टेट। ठीक है, इसके लिए कई तरह के ग्रुप्स बनाए गए और उनमें एक ग्रुप था LTTE, लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल ईलम। ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन था जो वायलेंस क्रिएट करता था, जो पीपल्स को मारने का काम करता था। इसके बाद जब प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा बढ़ गई तो श्रीलंका और उन पीपल्स के बीच में क्या हुआ, सिविल वॉर क्रिएट होना चालू हो गया। और जब आपको पता है कि जब सिविल वॉर होता है, जब पीपल्स को मारते हैं तो क्या होता है, तो पीपल्स की लाइफ्स क्या हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। इसके साथ साथ उनकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो भी क्या होती है, डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाती है। आगे बात करते हैं, अगर मैं श्रीलंका और बेल्जियम दोनों की अगर केस स्टडी की बात करूं, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आस्क्ड इन एग्जामिनेशन। कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि अगर मैं दोनों केस स्टडीज को अगर कंपेयर करूं तो मैं क्या बताऊंगा, मैं बताऊंगा कि मेजोरिटेरियन पॉलिसी इन श्रीलंका लेड टू कॉन्फ्लिक्ट व्हाइल अकोमोडेशन पॉलिसी लीड टू पीस इन बेल्जियम। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मेजोरिटेरियन पॉलिसी और उसके बाद अकोमोडेशन पॉलिसी। यानी श्रीलंका में मेजोरिटी के बेस पे रूल हुआ, जबकि बेल्जियम में क्या हुआ, अकोमोडेशन टाइप ऑफ गवर्नमेंट। अकोमोडेशन का मतलब क्या होता है, जब कोई भी गवर्नमेंट, किसी कंट्री की गवर्नमेंट अगर पीपल्स की इंटरेस्ट और फीलिंग का रेस्पेक्ट करती है तो उसको हम कहते हैं अकोमोडेशन टाइप ऑफ गवर्नमेंट। और अगर मेजोरिटी के बेस पे अगर कोई गवर्नमेंट रूल करती है तो उसको हम कहते हैं मेजोरिटेरियन पॉलिसी। सेकेंड पॉइंट की हम बात करते हैं, मेजोरिटेरियन पॉलिसी इन श्रीलंका लेड टू डिमांड ऑफ सेपरेट स्टेट्स फॉर अ पर्टिकुलर लिंग्विस्टिक ग्रुप। कौन सा लिंग्विस्टिक ग्रुप, श्रीलंकन तमिल। While accommodation policy made all linguistic community to live together in the same country। दोनों के बीच में बता रखा है कि अगर एक स्पेसिफिक अगर कम्युनिटी अगर सिविल वॉर में पार्टिसिपेशन करती है या इंस्टेबिलिटी को क्रिएट करती है तो क्या होता है, उस कंट्री का क्या हो जाता है बेटा, पार्टीशन हो जाता है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी वाज क्रिएटेड इन श्रीलंका। ऑब्वियसली बात है, जब सिविल वॉर होगा तो इसका इफेक्ट तो हर तरफ पड़ेगा, इकोनॉमिकली भी पड़ेगा, सोशली भी पड़ेगा और पॉलिटिकली भी पड़ेगा। तो यहाँ पर आपका है पॉलिटिकली इंस्टेबिलिटी क्रिएट हो गई श्रीलंका में। मगर अगर मैं बेल्जियम की बात करूं, बेल्जियम का मॉडल एक कॉम्प्लेक्स मॉडल था, मगर फिर भी वहां पर क्या था, स्टेबिलिटी थी। डेवलपमेंट वाज हिंडर्ड इन श्रीलंका एंड बेल्जियम बिकम वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्लेस। सिविल वॉर की वजह से और जो प्रॉब्लम्स है वो सिस्टमैटिक तरीके से रन नहीं हुई, कहां पर, श्रीलंका में। इस वजह से जो डेवलपमेंट है, किसी भी कंट्री का जो ओवरऑल डेवलपमेंट है वो नहीं हो पाया, जबकि बेल्जियम एक आइडियल मॉडल की तरह रिप्रेजेंट हुआ। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं, बाय दीज टू एग्जांपल्स वी कैन कंक्लूडेड दैट पावर शेयरिंग इज द सस्टेनेबल मॉडल फॉर गवर्नेंस, स्टेबिलिटी, पीस एंड डेवलपमेंट। इन दोनों एग्जांपल से आप क्या बता सकते हो, इन दोनों एग्जांपल्स के थ्रू आप ये बता सकते हो कि अगर किसी भी प्रॉब्लम को अगर प्रॉपर तरीके से हैंडल किया जाए, पीपल्स के इंटरेस्ट के ऊपर ध्यान रखा जाए, उसकी फीलिंग्स के ऊपर ध्यान रखा जाए, तो क्या होता है, तो हम किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स को क्या कर सकते हैं, सॉर्ट आउट कर सकते हैं।
दोनों स्टोरीज का डिफरेंसेस आपसे एग्जामिनेशन में पूछ सकता है, ठीक है, कि श्रीलंका में किस तरह की प्रॉब्लम हुई, क्यों हुई, और बेल्जियम ने अपनी प्रॉब्लम्स को किस तरीके से रिजॉल्व किया। होप सो दिस लेक्चर इज बेनिफिशियल फॉर यू। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।